डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोगों ने फिनिश किया। सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने वीडियो आपको गए उसको पूरा वॉच करने के बाद जो आप नोट्स तैयार करेंगे वो नोट्स आपको दो चीजों को इंक्लूड करेगा, एनसीईआरटी का पूरा कंसेप्ट प्लस आकाश इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसका पूरा कंसेप्ट। ये दोनों आपको इंक्लूड हो जाएगा हमारे वीडियो में। इसके अलावा आप जानते हैं कि मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिलेटेड और भी एग्जाम है। बहुत बच्चे आईसीएआर का एग्जाम देते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बहुत बच्चे ऑल इंडिया वेटनरी का एग्जाम देते हैं। बहुत बच्चे एम्स नर्सिंग का एग्जाम देते हैं। बहुत सारे बच्चे पीजीआई चंडीगढ़ पैरामेडिकल का एग्जाम देते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ का ये नर्सिंग एग्जाम देते हैं। यानी कि नीट को छोड़ के भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एम्स ले लीजिए, जिपमर ले लीजिए। ये एम्स और जिपमर जब अलग हो रहा था तब भी एनसीईआरटी से अलग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि नीट में ही एनसीईआरटी से अलग जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर का एक ब्रेन बिल्डर जो होती है सेगमेंट, वो मैं आपको मतलब एक सीरीज के रूप में निकालने जा रहा हूं, जिसमें आज पहला चैप्टर जो है यानी पहला जो वीडियो है वो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम का ही डाल रहा हूं। वो एक रिवीजन वीडियो है। इसमें अभी हम आपको 51 पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। ये वीडियो 30 मिनट का भी हो सकता है, 35 मिनट का, 40 मिनट का, देखते हैं जितना देर में ये 51 पॉइंट डिस्कस हो जाए उतने देर का ये वीडियो होगा। और लगभग इतनी ही देर यानी हर चैप्टर के 51 पॉइंट को हम रिवीजन के रूप में हर चैप्टर के खत्म होने के बाद एक वीडियो रिलीज करेंगे। वो आपके लिए तो अच्छा होगा ही, सारे मेडिकल जो एग्जाम रिलेटेड एग्जाम है उनके लिए, नीट इंक्लूडिंग नीट, एम्स, जिपमर, ये तो तीनों साथ हो रहा है। उसके अलावा जितने एग्जाम है उसके लिए जरूरी है। प्लस जो आर्मी का एग्जाम होता है, चाहे नर्सिंग का हो चाहे उनके लिए कोई अलग एग्जाम हो, ठीक है, उसमें जरूरत होगा। यूपीएससी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरत है। एनडीए के लिए ये वीडियो बहुत जरूरत है, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन के रूप में आते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनटीएससी बच्चे के लिए भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आप ये वीडियो को सब लोग आप जरूर देखेंगे। तो ये 51 पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा अलग है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई है, वो भी हमने यहां पे क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑस्टिया। और देखिए इसमें हम लिखेंगे नहीं, हम आपको सारा पॉइंट समझा देंगे। तो आप मेरे जो बोले हुए वर्ड है उसको आप अच्छे से सुन के इसको वीडियो को देखने के बाद आपको नोट्स तैयार करना है और मेरे पास भेजना है, ये आप जान जाइए। तो इसलिए अच्छे से सुनिएगा। ऑस्टिया, आपने ऑस्टिया वर्ड सुना होगा पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा के बॉडी वॉल में जितने ओपनिंग होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टिया। और जो एक बड़ा ओपनिंग होता है वाटर निकलने के लिए उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ओके, ठीक है। बट ये ऑस्टिया हार्ट से रिलेटेड है। किसके हार्ट से रिलेटेड है? ये पहला जो ऑस्टिया वर्ड आप देख रहे हैं, ये यहां पे कुछ आपको लाइट भी अगर पड़ रहा होगा तो मैं इधर थोड़ा लिख देता हूं। फर्स्ट वर्ड जो है वो है ऑस्टिया। वो क्या है? ऑस्टिया। ये जो सेकेंड वर्ड है ये है आपका हेमोसिल। हेमोसिल, ठीक है, हेमोसिल, ठीक है। तो कहता है ऑस्टिया, हेमोसिल। और तीसरा जो देख रहे हैं ट्रैकियल सिस्टम। और चौथा जो है वो है नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट। ये चारों जो पॉइंट है, ऑस्टिया, हेमोसिल, ट्रैकियल सिस्टम, नो रिस्पायरेटरी, ये चारों पॉइंट कॉकरोच से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, कॉकरोच के हार्ट में स्लोली धीरे धीरे ब्लड सब जगह से घूमने के बाद रिटर्न होता है एक पोर के द्वारा, ठीक है। जिस पोर की संख्या मिनिमम 13 होती है, उस पोर के द्वारा स्लोली ब्लड रिटर्न करता है कॉकरोच के हार्ट में। दैट पोर इज नोन एज ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया इज ए माइन्यूट पोर इन हार्ट बाय व्हिच ब्लड स्लोली रिटर्न टू द हार्ट। क्लियर हो गया? ये आपको लिखना है। दूसरा हेमोसिल, द
बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच। आप जानते हैं कॉकरोच में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो जो उनका बॉडी कैविटी होता है जिसमें ब्लड आर्टरी से पंप होके आता है, यानी आर्टरी से ब्लड डायरेक्ट कैपिलरी में नहीं जाता, क्योंकि वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी सिस्टम होता ही नहीं है। कैपिलरी नहीं होता है तो आर्टरी से ब्लड जिस ओपन स्पेस में आता है दैट इज कॉल्ड हेमोसिल, यानी हेमोसिल इज द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच व्हिच रिप्रेजेंट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए कहता है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम टॉगल करते हैं। ट्रैकियल सिस्टम, ये ट्रैकियल सिस्टम क्या होता है? तो कहता है ट्रैकियल सिस्टम का मतलब होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। आप जानिए कि रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी आप में ट्रेकिया होता है लेकिन ट्रैकियल नहीं होता है। आप में ट्रेकिया होता है बट ट्रैकियल नहीं होता है। ये जो ट्रैकियल सिस्टम जो है, ठीक है, ये जो आप ट्रैकियल सिस्टम देख रहे हैं कॉकरोच में, ये क्या होता है? तो कहता है ट्रैकियल सिस्टम में क्या होता है कि जो रिस्पायरेटरी गैसेस होते हैं वो ट्रैक्यूलर सिस्टम के द्वारा ही टिश्यू के अंदर जाते हैं। हर ट्रैक्यूल के लास्ट में एक ओपनिंग होती है, उसको स्पायरेकल बोलते हैं। ये भी ऑर्थ्रोपोडा का यूनिक फीचर है। अगर आपको कोई पूछेगा ऑर्थ्रोपोडा के 3 यूनिक फीचर तो आप बोलिएगा जॉइंटेड लेग्स, काइटिनस एक्सोस्केलेटन एंड ट्रैक्यूलर सिस्टम ऑफ रिस्पायरेशन। तो ट्रैक्यूलर सिस्टम ऑफ रिस्पायरेशन में डायरेक्ट ऑक्सीजन, डायरेक्ट एयर टिश्यू के अंदर जाता है, इसीलिए कॉकरोच में किसी भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड के आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। 97% ऑक्सीजन, ठीक है, ये 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट होता है और 3% प्लाज्मा के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में, ये होता है किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन, रिस्पायरेटरी पिगमेंट के द्वारा। बट ऑर्थ्रोपोडा में यानी कॉकरोच में कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता। वहां पे रिस्पायरेटरी गैसेस डायरेक्ट टिश्यू के अंदर में जाते हैं, जिस सिस्टम ऑफ रिस्पायरेशन के द्वारा जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रैक्यूलर सिस्टम ऑफ रिस्पायरेशन। तो बताइए, ऑस्टिया आपको क्लियर है, हेमोसिल क्लियर है, ट्रैकियल सिस्टम क्लियर है। ट्रैक्यूलर सिस्टम किसका है? ट्रैकियल बोलिए या ट्रैक्यूलर बोलिए, ठीक है। ये किसका है? रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच है, जिसमें किसी रिस्पायरेटरी पिगमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट ऑक्सीजन जाता है टिश्यू के अंदर बाय द ओपनिंग ऑफ ट्रैक्यूल नोन एज एस्पायरेकल। नोट कर लीजिएगा। अब आइए 4 पेयर लेटरल हर्ट। ये आपको पता है 4 पेयर लेटरल हर्ट किसमें पाया जाता है? अर्थवॉर्म में। 7th, 9th, 12 एंड 13 सेगमेंट पे। 7वां सेगमेंट मान लीजिए अगर ये है तो एक हर्ट इधर, एक हर्ट इधर। 9th ये है तो एक हर्ट इधर, एक हर्ट इधर। 12वां ये है तो एक इधर, एक इधर। 13वां इधर है तो एक इधर, एक इधर। ठीक है, 7, 9, 12, 13 पे हर्ट पाया जाता है। तो 4 पेयर यानी एक एक इधर, एक एक इधर लेटरल साइड में होता है, इसलिए बोलते हैं 4 पेयर लेटरल हर्ट। ये किस में पाया जाएगा? अर्थवॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर है? अब आइए सिफेलोपोड्स। आप जानते हैं सारे के सारे मोलस्कन और ऑर्थ्रोपोडल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इकोनोडर्म्स भी और हेमिकोडाटा भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। लेकिन कहता है मोलस्का में एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का नाम है, मोलस्का फाइलम का एक क्लास होता है, उसका नाम है सिफेलोपोडा, जिसमें आते हैं कटल फिश, जिसमें आते हैं डेविल फिश। ठीक है, तो कटल फिश का नाम हमने आपको बताया था सीपिया और डेविल फिश का नाम बताया था ऑक्टोपस। तो एक ट्रिक बताया था एस्कोडा। एस्कोडा एक कार होती है SKODA, बट एस्कोडा हमारा जो स्पेलिंग है SCODA। S फॉर सीपिया, C फॉर कटल फिश, O फॉर ऑक्टोपस, D फॉर डेविल फिश और A फॉर नॉट फिश, यानी कि ये दोनों ट्रू फिश नहीं है मोलस्का के मेंबर हैं, लेकिन ये फिश की तरह दिखते हैं। और यही दोनों में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड होता है, जबकि मोलस्का के सारे मेंबर में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन होता है। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। CCD, C से याद रखिएगा क्लोज्ड,
सी से सीफेलोपोडा, ठीक है, सी से सीफेलोपोडा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे सी से सीफेलोपोडा में क्या क्या आ जाए, कटल फिश और डेविल फिश, और यहाँ तो है एस से सीपिया, कटल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश। ये ट्रिक आप समझ गए होंगे। साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट इन फार। अब सुनिए, कहता है फ्रॉग में, ठीक है, ये ज्यादा डेवलप होता है। कहता है फ्रॉग में एक एसेसरी चेंबर होता है, यानी कि फीसेस में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में एक एसेसरी चेंबर होता है। किसके पीछे? तो कहता है राइट ऑरिकल के पीछे। उसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। क्या बोलते हैं? साइनस वेनोसस। बाद में वही साइनस वेनोसस एकदम रेमिनेंट के रूप में बचता है, नोड के रूप में बचता है, जो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसे नोड में। इसलिए एसे नोड का पूरा नाम होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। यानी ऑरिकल के पीछे जो साइनस वेनोसस पाया जाता था, ठीक है, वही फॉर्म बचे हुए फॉर्म में दिखाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एसे नोड। तो साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट इन फार। फार मतलब दूर, आपके, आपसे बहुत दूर। यानी आपसे बहुत दूर का मतलब आपसे, आप में और बर्ड में नहीं पाया जाता है। तो कहते किस में पाया जाता है? तो फार में पाया जाता है, यानी फीसेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में। यानी आपसे कोसों कोस दूर है, फार में पाया जाता है। फीसेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में राइट ऑरिकल के पीछे एक चेंबर होता है, दैट इज कॉल्ड साइनस वेनोसस, दैट इज एक्स्ट्रा चेंबर। बट फ्रॉग में तो एक और चेंबर होता है। कहता फ्रॉग में 2 एक्स्ट्रा चेंबर होता है। साइनस वेनोसस ऑरिकल के पीछे, राइट ऑरिकल के पीछे, और वेंट्रिकल के पीछे जो चेंबर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस and sinus venosus both are present in the heart of frog as extra 2 chamber। यानी उसमें 3 चेंबर पहले से होता है, 2 चेंबर ये अलग से पाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में गायब हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में क्या होता है? गायब हो जाता है। ठीक है, अब आइए, यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिए, कहता है साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट इन फार, ठीक है। साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस, जो भी हमने बोला था उसका शॉर्ट में लिखा हुआ है, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस, एक्स्ट्रा चेंबर इन फ्रॉग। एक्स्ट्रा चेंबर इन फ्रॉग, ये एक्स्ट्रा चेंबर है फ्रॉग के अंदर, ठीक है। साइनस वेनोसस देख लीजिए फिर से, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस बोथ आर एक्स्ट्रा चेंबर इन फ्रॉग। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, वॉल्यूम। अब देखिए क्या है पेरिकार्डियल, आप जानते हैं हर्ट, पूरा का पूरा हर्ट एक क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में ऊपर का लेयर क्या होता है? पैराइटल पेरिकार्डियम, नीचे का होता है विसरल पेरिकार्डियम, इनर लेयर। दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको आप बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। उसमें जो फ्लूइड होगा उसको कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। और उस पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट आपको पूछने जा रहा है, आप बताइएगा 5 ml से, ठीक है, 30 ml तक, ठीक है, यानी 5 मिलीलीटर से 30 मिलीलीटर तक, 30 मिलीलीटर तक, 5 मिलीलीटर से 30 मिलीलीटर तक, ठीक है। और पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन पेरिकार्डियम, इन्फ्लामेशन इन पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, इन्फ्लामेशन इन पेरिकार्डियम। क्लियर है? तो ये 10 पॉइंट में, ये जो इधर का जो 10 पॉइंट है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए 11 नंबर पॉइंट पे, कहता है जब हम लोग फीटल स्टेज में होते हैं, ठीक है, फीटल स्टेज, याद रखिएगा फीटल स्टेज। तो फीटल स्टेज में जब हम होते हैं तो दोनों ऊपर का जो ऑरिकल है, ऑरिकल के बीच में एक सेप्टम है, उसको आप क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। यानी 2 ऑरिकल के बीच जो दीवार है उसको क्या बोलते हैं? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। उस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पे, ठीक है, एक ओपनिंग होता है जो दोनों ऑरिकल के ब्लड को मिक्स करता है। बच्चों में, यानी फीटल लाइफ में, मां के पेट के अंदर जन्म लेने के पहले, तो कहता है ये दोनों ऑरिकल के ब्लड को आपस में मिक्स कर देता है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है इसी पोर के कारण, इसी ओपनिंग के कारण। यानी फीटस में ये ओपनिंग फंक्शनल होता है तो इसको बोलते हैं फोरामेन ओवलिस। बट जब एडल्ट होता है, ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जब एडल्ट होता है
तो ये बंद हो जाता है, ये रेमिनेंट के रूप में बचता है, तब इसको फोरामेन ओवलिस नहीं बोलते, तब इसको बोलते हैं फोसा ओवलिस। तब इसको क्या बोलते हैं? फोसा ओवलिस। यानी कि तब इसको हम लोग बोलते हैं फोसा ओवलिस। ठीक है, फीटल लाइफ में फोरामेन ओवलिस, एडल्ट लाइफ में फोसा ओवलिस। ठीक है, ये फोसा ओवलिस है एडल्ट में। ठीक है, और ये जो आपका है ये है आपका फीटस। ठीक है, और कहां पर पाया जाता है ये दोनों? तो आप बोलेंगे ये दोनों कहां पाया जाता है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पे, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या है? पैक्टिनेट मसल्स। ठीक है, ये जो पैक्टिनेट मसल्स है, ठीक है, ये क्या होता है कि जो ऑरिकिल है, जो वेंट्रिकल है, वहां पे जो वॉल है बीच में, ऑरिकुलो वेंट्रिकल वॉल, तो ऑरिकिल और वेंट्रिकल यानी कि दो ऑरिकल ऊपर दो वेंट्रिकल नीचे, जो बीच में वॉल है वहां पे कार्डियक रिज यानी कि उभाड़ थोड़ा सा होता है, यानी थोड़ा उभरा हुआ वहां पे मसल्स होता है। तो जो हार्ट का उभरा हुआ पार्ट है जिसको कार्डियक रिज बोलते हैं, कार्डियक रिज इज मेड अप ऑफ पैक्टिनेट मसल्स। ठीक है, ये पैक्टिनेट मसल्स किसको बनाता है? किसमें पाया जाता है? कार्डियक रिज। ये लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं कार्डियक रिज। ठीक है, कार्डियक रिज में पाया जाता है कौन सा मसल्स? पैक्टिनेट मसल्स। उसके बाद है बाइकस्पिड टिथ। आपने बाइकस्पिड valve पढ़ा है, लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड valve या मिट्रल valve। लेकिन कहता है बाइकस्पिड टिथ भी होता है, वैसा टिथ जिसमें दो उभार हो, दो उभरा हुआ पोर्शन हो, वो होता है आपका प्रीमोलर। और जो ट्राइकस्पिड होता है आपके टिथ, वो होता है मोलर। तो ट्राइकस्पिड में आप उंगली डाल के देखिएगा, उसमें 3 जगह उभरा हुआ होता है, और जो प्रीमोलर होता है उसमें 2 जगह उभरा होता है। तो 2 जगह उभरा हुआ होता है तो बाइकस्पिड हो गया, यानी बाइकस्पिड टिथ भी पाया जाता है। ये कहने के लिए यहां पे डाले ट्रेवाकुली कार्नी। ये ट्रेवाकुली कार्नी किसका नाम है? ये नाम है आपका पेप्लरी मसल्स का। पेप्लरी मसल्स का दूसरा नाम है ट्रेवाकुली कार्नी। ट्रेवाकुली कार्नी इज द नेम ऑफ पेप्लरी मसल्स। पेप्लरी मसल्स, पेप्लरी मसल्स का नाम है ट्रेवाकुली कार्नी। अब आइए स्टेनोसिस। हार्ट का कोई भी valve अगर ठीक से नहीं खुले, नैरो ही रह जाए, पूरा ना खुले, तो बोलते हैं स्टेनोसिस। ठीक है, मतलब फेल टू ओपन फुल्ली। ठीक है, फुल ओपन ना हो। और कहता है इनसफिशियंसी या इनकॉम्पिटेंस, ये दोनों है कि अगर खुल जाए तो बंद ना हो, यानी फेल टू क्लोज। ठीक है, फुल्ली। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है कि अगर खुल गया तो क्लोज नहीं होगा, और वो क्या है कि बंद है तो पूरा ओपन नहीं होगा। तो ओपन नहीं होगा तो स्टेनोसिस, और अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या बोलेगा? इनसफिशियंसी या इनकॉम्पिटेंस। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए डक्टस आर्टेरियोसिस और लिगामेंटस आर्टेरियोसिस। कहता है जब फीटल स्टेज होता है ना, तो फीटल स्टेज में एक एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आर्टरी का सप्लाई होता है, एक एक्स्ट्रा ब्लड वेसल का सप्लाई होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ब्लड वेसल का सप्लाई होता है फीटस में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहां तक बता रहा था, ठीक है, ये बता रहा था कि एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स इन फीटल ब्लड सप्लाई, यानी कि फीटस के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें एक एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। बट जब जन्म ले लेता है बच्चा तो वो जो ब्लड वेसल होता है उसका फंक्शन बंद हो जाता है, और तब उसको बोलते हैं लिगामेंटस आर्टेरियोसिस। यानी फीटल के स्टेज में, यानी कि यहां पे क्या होता है, ये फीटस है और ये फंक्शनल है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। लेकिन जब ये रेमिनेंट के रूप में बचता है तो उसको बोलते हैं लिगामेंटस आर्टेरियोसिस। क्लियर है? यानी कि जैसे वहां पे था आपका फोरामेन ओवलिस, फोसा ओवलिस। फोरामेन ओवलिस था आपका उसमें बच्चों में, और फोसा ओवलिस था आपका एडल्ट में। उसी तरह ये बस होता है, एडल्ट में वही मतलब गायब हो जाता है, रेमिनेंट
मतलब चिन्ह के रूप में बच जाता है, यानी कि उसका एक सिर्फ सिंबल बचता है, उसको बोलते हैं लिगामेंटस आर्टेरियोसस। और जब वो फंक्शन होता है तो उसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, एक्स्ट्रा ब्लड वेसल इन फीटस। अब आइए न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी वैसा हार्ट जिसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो इंपल्स है वो न्यूरॉन से आता हो। जब न्यूरॉन से आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी न्यूरॉन के इंपल्स से अगर कोई हार्ट का फैलना सिकुड़ना, ठीक है, उसकी हार्ट बीटिंग, ये सब अगर कंट्रोल होता है तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। और खुद अगर मसल से होता है तो उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। तो वर्टिब्रेट हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट और इनवर्टिब्रेट हार्ट इज न्यूरोजेनिक हार्ट। यानी इनवर्टिब्रेट न्यूरोजेनिक हार्ट का एग्जांपल क्या बोलिएगा? इनवर्टिब्रेट हार्ट, इनवर्टिब्रेट हार्ट। और मायोजेनिक हार्ट का एग्जांपल वर्टिब्रेट हार्ट, वो तो पढ़ाई दिया। नर्व सप्लाई, ठीक है, कहता है नर्व सप्लाई जो होती है, अगर कहता है कि अगर नर्व सप्लाई कट कर दिया जाए आपके हार्ट को, ये क्वेश्चन है कि अगर नर्व सप्लाई को कट कर दिया जाए, कट, ठीक है, नर्व सप्लाई को कट कर दिया जाए तो फिर भी आपका हार्ट बीट करता रहेगा, क्योंकि उसमें एसए नोड फंक्शनल है। यानी एसए नोड फंक्शनल है इसलिए वो क्या करेगा, ठीक है, सप्लाई करते रहेगा, यानी बीट सप्लाई करते रहेगा। हार्ट बीट उसका चलते रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलते रहेगा, पंपिंग ऑफ ब्लड चलते रहेगा, क्योंकि ये सब को नर्व से कोई मतलब नहीं है। नर्व उसको घटा सकता है, नर्व उसको बढ़ा सकता है, बट उसको रोक नहीं सकता है, ठीक है, स्टॉप नहीं कर सकता या उसको इनिशिएट नहीं कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये देखिए, यानी कि क्या बोलिएगा कि नर्व सप्लाई अगर काट दिया जाए तो भी हार्ट अपना फंक्शन करता रहेगा, हार्ट अपना फंक्शन करता रहेगा, यानी हार्ट बीट करना बंद नहीं होगा अगर नर्व सप्लाई हम काट भी दें तो। जैसे हमारे आपके बॉडी में वेगस नर्व जो होता है वो होता है 10th क्रेनियल नर्व, वो होता है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, वही हार्ट को सप्लाई जाता है। ये हमारे हार्ट बीट को घटा सकता है बट स्टॉप नहीं कर सकता है, ठीक है, हम घटा सकता है बट स्टॉप नहीं कर सकता। तो वेगस नर्व इज 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व इज 10th क्रेनियल नर्व। उसके बाद देखिए एसए नोड, ठीक है, कहते हैं एसए नोड का जो साइज होता है जिसको आप पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, उसकी साइज होती है मात्र 3, ठीक है, 3 mm। कितना होता है? 3 mm। एसए नोड की साइज होती है 3 mm। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी आदमी का एसए नोड यानी पेस मेकर खराब हो गया, उस पेस मेकर को बदला जा सकता है। आर्टिफिशियल पेस मेकर के द्वारा नेचुरल जो पेस मेकर था जो डिफेक्टिव हो चुका, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। किसी भी डिफेक्टिव ऑर्गन को आपके बॉडी में रिप्लेस करना, उसके बदले आर्टिफिशियल ऑर्गन को लगाना, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेसिस। टेक्निक का नाम है प्रोस्थेसिस, यानी आर्टिफिशियल पेस मेकर को लगाना प्रोस्थेसिस कहा जाता है। तो यहां पे देखिए 26 नंबर में एक टर्म है प्रोस्थेसिस, ठीक है। कहता है कि उसके बाद ये एसए नोड जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है उसमें कौन सा बैटरी यूज करते हैं? लिथियम बैटरी, ठीक है। ये 26 टर्म को हम एक अलग वीडियो में भी आपको कर सकते हैं, अगर आपका लंबा वीडियो होगा तो। ये 26 टर्म को मिला के मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और जो 25 टर्म बचेगा उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। यानी ये जो 51 टर्मिनोलॉजी है उसका 2 वीडियो में बना सकता हूं, ठीक है। 26 टर्म के लिए अलग और 25 टर्म के लिए अलग। क्लियर है? तो 26 टर्म तक में आपका आ गया कौन? प्रोस्थेसिस। क्या आ गया? प्रोस्थेसिस, ठीक है। यानी प्रोस्थेसिस इज ए टेक्निक इन विच डिफेक्टिव नेचुरल ऑर्गन इज रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल ऑर्गन इन द बॉडी। एज फॉर एग्जाम्पल, डिफेक्टिव पेस मेकर इज रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल पेस मेकर। और उस पेस मेकर में क्या होता है? लिथियम बैटरी। किसी का पैर कट गया तो जो पैर हम लगाते हैं आर्टिफिशियल, वो भी प्रोस्थेसिस ही कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रोस्थेसिस। क्लियर है पॉइंट?
वो भी आपका प्रोस्थेसिस ही कहलाता है। ये अब देखिए, वो भी प्रोस्थेसिस कहलाता है। तो यहां तक आपका पूरा का पूरा टर्म हो गया, ठीक है। मे भी मैं यहां कट करके आपको एक वीडियो अलग से तैयार कर दूं। अब आइए, अब देखिए 27 नंबर, ठीक है। 27 नंबर में क्या है आपको, एरहिथमिया, ARRHYTHMIA, एरहिथमिया, एबनॉर्मल कार्डियक रिदम। यानी कार्डियक रिदम का मतलब फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, बट वो बहुत फास्ट हो जाए या बहुत स्लो हो जाए, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल कार्डियक रिदम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथमिया, ठीक है। एरिथमिया, रिदम देखिए RHYTHM यहां पे छुपा हुआ है, ये रिदम वर्ड छुपा हुआ है, ठीक है। रिदम वर्ड छुपा हुआ है और कहता है एर मतलब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कार्डियक रिदम, ठीक है। फिर कहता है टोटल हार्ट ब्लॉक, ठीक है। देखिए ऐसे नोड अगर काम नहीं करेगा तब तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए ऐसे नोड काम कर रहा है और ए भी नोड काम ना करे, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड काम ना करे, तो ऑरिकिल का तो सारा फंक्शन हो जाएगा, बट वो ऑरिकिल का इंपल्स वेंट्रिकल पे नहीं जाएगा, और वेंट्रिकल पे नहीं जाएगा तो क्या होगा, पंपिंग ऑफ ब्लड होगा ही नहीं। यानी ऑरिकिल अपना काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, तो उसका ब्लड वेंट्रिकल में तो आ गया, बट वेंट्रिकल से ब्लड कहां नहीं जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा, सिस्टमिक आर्टरी में नहीं जाएगा, यानी कहीं सप्लाई ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल हार्ट ब्लॉक, यानी ए बी नोड का फेल हो जाना, ए बी नोड का काम नहीं करना, दैट इज कॉल्ड टोटल हार्ट ब्लॉक। ये है आपका टोटल हार्ट ब्लॉक। अब कहता है कुछ केमिकल है, उसका हार्ट पे क्या असर पड़ता है, एसिटाइल कोलिन, कहता है एसिटाइल कोलिन, ये वेगस नर्व के द्वारा निकलता, वेगस नर्व इसी पे काम करता है, यानी पारासिम्पैथेटिक नर्व एसिटाइल कोलिन के द्वारा ही काम करता है। और मैंने पहले बताया हुआ है पारासिम्पैथेटिक नर्व हार्ट बीट को घटाएगा, सिंपैथेटिक नर्व बढ़ाएगा। तो बताइए ये क्या है, हार्ट बीट को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है वो हार्ट बीट को बढ़ाएगा, ठीक है। हार्ट बीट इंक्रीजेस, एक्सेस ऑफ कैल्शियम ये भी हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे हेट हो, चाहे लव हो, एंगर हो, भूख हो, प्यास हो, उसमें भी क्या होगा, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ेगा, यानी हार्ट बीट इंक्रीजेस, हार्ट बीट इंक्रीजेस। क्लियर है। कहता है सीनियर सिटीजन, याद रखिएगा सीनियर सिटीजन, न्यूली बॉर्न बेबी, एडल्ट फीमेल में, इन तीनों में कंपैरेटिवली हार्ट बीट ज्यादा होता है। न्यूली बॉर्न बेबी में 120 के आसपास होता है, जबकि नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है, 72, बट न्यूली बॉर्न बेबी में 100 से 120 के बीच में होता है। सीनियर सिटीजन में भी हार्ट बीट बढ़ा रहता है, प्रेग्नेंट वुमेन में भी हार्ट बीट बढ़ा रहता है, एडल्ट फीमेल में एडल्ट मेल की अपेक्षा हार्ट बीट ज्यादा होता है, ठीक है। ये सब ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट बीट क्या होता है, ज्यादा होता है। सीनियर सिटीजन, न्यूली बॉर्न बेबी, एडल्ट फीमेल और प्रेग्नेंट वुमेन, इसमें हार्ट बीट ज्यादा होता है। तो मैं यहां पे जोड़ दूं प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, हो गया। आइए कहता है कि ये जो, ठीक है, कहता है कि ये जो हार्ट बीट जो हम मापते हैं, हार्ट बीट यानी बीटिंग जिससे मापते हैं, ठीक है, उसका मतलब हार्ट बीट को मापने वाला यानी पूरा का पूरा ये सिस्टम को डेवलप करने वाला, ठीक है, कौन था, इंथोफेन। क्या था, इंथोफेन। और ये जानते हैं ये हार्ट बीट यानी कि हार्ट बीट नहीं बोलिए, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को डेवलप करने वाला जो साइंटिस्ट है वो है विलियम इंथोवेन। क्या है, विलियम इंथोवेन। इसको नोबेल प्राइज मिला था 1924 में, बट इन्होंने डिस्कवर कर दिया था 1903 में ही, ठीक है। इंथोवेन साहब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का खोज किया।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या था? इंस्ट्रूमेंट था ईसीजी को, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड करने। क्लियर है? और वो जिस सिद्धांत पे बना था उसका नाम था स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग आवाज सुनते हैं, आपको मैंने क्या बताया, ठीक है, विद द स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल both AV valve get closed with a sound known as lup and वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के स्टार्ट होने के टाइम भी एक स्पेशल साउंड निकलता है जिसमें सेमिल्यूनर valve बंद होता है, दैट इज कॉल्ड डब। यानी फर्स्ट हर्ट साउंड लप इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वो क्या बोलेंगे? सेकेंड हर्ट साउंड या डब इज साउंडेड, यानी कि वो आवाज कब करता है? जब वेंट्रिकुलर डायस्टॉल शुरू होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये लब डब होता है। इसको सुनने का जो सिस्टम होता है, इसको जो कान लगा के सुना जाता है, ठीक है, कहता उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलेशन। यानी ऑस्कुलेशन ये सुनने का प्रोसेस है। ठीक है, लब और डब। ठीक है, लब और डब को सुनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलेशन। उसके बाद कहता है हर्ट मर्मर, यानी कि valve के ठीक काम नहीं करने के कारण जो कंडीशन होती है हर्ट में, दैट इज कॉल्ड हर्ट मर्मर, यानी मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यानी हर्ट valve का कमजोर होना, हर्ट valve का कमजोर होना, यानी हर्ट valve का, ठीक है, वीक होना, ठीक है, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड होना, मिक्सिंग ऑफ ब्लड का होना। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड यानी हर्ट valve के कमजोर होने के कारण मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ट मर्मर बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब देखिए कहता है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हर्ट। ये देखिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ ब्लड। कहता है ये कहता है कि अगर वेन के द्वारा हर्ट में ज्यादा ब्लड आता है तो दोनों वेंट्रिकल के द्वारा, ठीक है, दूसरे ऑर्गन को ब्लड का सप्लाई भी ज्यादा ही जाएगा। यानी सीधी बात है कि ब्लड अगर आएगा ज्यादा तो ब्लड वहां से पंप भी होगा ज्यादा। इसी इफेक्ट को ये बोलते हैं। यानी कि ब्लड का आना अगर हर्ट में ज्यादा है तो पंपिंग ऑफ ब्लड भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है ये। ठीक है, तो किसी पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल आ बहुत ज्यादा रहा है तो वो ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वही हाल ये उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर। जो ब्लड प्रेशर को मापते हैं उस यंत्र को कहते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये जो स्फेग्नोमेनोमीटर है कहता है ये कहां पे लगाते हैं? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो यंत्र लगाते हैं, ठीक है, तो कहता है वो लेफ्ट ब्रेंकियल आर्टरी के पास लगाते हैं। ठीक है, और लेफ्ट ब्रेंकियल आर्टरी के पास ये ब्लड प्रेशर जब मापते हैं तो वहां पे जो आवाज सुनने को मिलती है, ठीक है, देखिएगा स्टेथोस्कोप लगा के और उसमें वो करके फिर करते हैं। या मान लो कि ऐसे भी जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है ब्लड प्रेशर मापने का, वहां पे कुछ आवाज आती है, उस आवाज को हम लोग बोलते हैं कोरोट ऑफ साउंड। यानी बीपी चेक करने के टाइम में स्फेग्नोमेनोमीटर जब लगा हुआ है बॉडी में तो वहां पे कुछ आवाज रिकॉर्ड की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोट ऑफ साउंड। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, 42 पॉइंट आपका वहां पे होगा। अब देखिए 43 टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब इंक्रीज्ड हार्ट बीट। इंक्रीज बीट जैसे 72 होती है, वो अगर हो जाए 100 के आसपास तो उसको बोलेंगे टैकीकार्डिया, और वो हो जाए 60 के आसपास तो उसको बोलते हैं ब्रेकीकार्डिया। ठीक है, यानी 72 से बढ़ के 100 के आसपास हो जाए, ठीक है, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 95 हो जाए, 100 हो जाए, यानी 80 से ऊपर जितना भी हो जाए टैकीकार्डिया का केस होगा। और 60 या 60 से नीचे हो जाए तो उसको ब्रेकीकार्डिया का केस होगा। टैकीकार्डिया, ब्रेकीकार्डिया। अब है हाइपोथर्मिया, यानी कि आपका बॉडी का टेम्परेचर अगर अपने आप लो हो गया, बॉडी का टेम्परेचर लो है तो भी ब्रेकीकार्डिया अपने आप हो जाएगा। यानी टेम्परेचर हाई है तो टैकीकार्डिया, और टेम्परेचर लो है, हाइपोथर्मिया है
तो क्या होगा, ब्रेकिकार्डिया। यानी कि यहाँ पे टैकीकार्डिया बोल सकते हैं, क्या होगा, हाइपरथर्मिया का केस हो। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया का मतलब टेम्परेचर ज्यादा, और हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर कम। तो टेम्परेचर कम, लो हार्ट बीट, टेम्परेचर ज्यादा, हाई हार्ट बीट। क्लियर है। उसके बाद कहता है ब्लड वेसल्स। आप ये जानिए कि ब्लड वेसल्स जो होता है ना, उसमें 3 वॉल होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आप लिखिएगा जरूर। ट्यूनिका एक्सटर्ना यानी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर, और ट्यूनिका इंटरना इंटरनल लेयर। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है वो कहता है उसमें इलास्टीन फाइबर होता है, उसमें कोलेजिन फाइबर होता है, उसमें लिम्फ वेसल्स होती है, उसमें ब्लड वेसल, ये लिम्फ वेसल्स होती है, और उसमें नर्व भी होती है। यानी लिम्फ वेसल्स, नर्व प्लस कोलेजिन फाइबर प्लस इलास्टीन फाइबर, इसका बना होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो स्मूथ मसल सेल का बना होता है, और कुछ कुछ उसमें कोलेजिन फाइबर रहते हैं। बट ट्यूनिका इंटरना ओनली एंड ओनली सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम का बना होता है, उसको हम लोग इंडोथेलियम भी बोलते हैं। ये तीनों बात आप जरूर लिखेंगे। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद है वासा वेसोरम, जो बहुत बड़ा ब्लड वेसल होता है ना, लार्जेस्ट ब्लड वेसल जो होता है, तो लार्जेस्ट ब्लड वेसल है वो भी एक टिश्यू की तरह, उसका अपना ब्लड वेसल होता है। यानी कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल में जो वॉल है, जो मसल्स का वॉल है, जो मोटा है, कहता उसमें भी तो ब्लड का सप्लाई चाहिए, उसको भी तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां अपना उनका स्पेशल ब्लड वेसल होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आप किसी हवाई जहाज पे चढ़ते हैं, लेकिन अंबानी का अपना हवाई जहाज है। ठीक है। यानी अपना हवाई जहाज वो किसी बड़े हवाई जहाज के अंदर में ले जाए, उसी वही ढंग का बात हुआ। यानी लार्जेस्ट ब्लड वेसल का अपना छोटा छोटा ब्लड वेसल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वासा वेरोसम, वासा वेसोरम, वासा वेसोरम। वासा वेसोरम मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स इन लार्ज ब्लड वेसल्स, इन द वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। पोर्टल सिस्टम, ये समझ जाइए, यही आपको 3 लगातार समझना है, फिनिश। पोर्टल सिस्टम क्या है? बिना हार्ट को टच किए 2 ऑर्गन के बीच अगर वेन पास हो रहा है तो उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है। यानी कि एक ऐसा वेन जो मान लीजिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लीवर से जोड़ता हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लीवर से जोड़ता हो, स्प्लीन को लीवर से जोड़ता हो। यानी स्प्लीन से वेन निकल के लीवर को जा रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वेन निकल के लीवर को जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसके नाम पे होगा पोर्टल सिस्टम, उसको बोलेंगे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। यानी ये देखिए हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कनेक्टेड बिटवीन, क्या बोलिएगा, स्प्लीन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर। यानी स्प्लीन और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो, ठीक है, पदार्थ होगा उसको कैरी करके, ठीक है, वेन ले जाएगा कहां पे, लीवर के पास, लीवर के साइनोसॉइड्स में ले जाएगा, और वहां डिटॉक्सिफाई होगा मटेरियल। क्लियर है पॉइंट। ठीक है। उसको बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये आप में होता है, ठीक है, ये हमारे आप में होता है। बट दूसरा जो है रीनल पोर्टल सिस्टम, ये सिर्फ फ्रॉग में होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन ह्यूमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट। इन रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन ह्यूमन, ओनली प्रेजेंट इन फ्रॉग। और लास्ट में है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, मतलब कनेक्टेड होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में होता है कनेक्टेड। यानी यहां भी देखिए ब्रेन को टच नहीं कर रहा है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम में भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है। कहता है किडनी है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और फिर कहता है उधर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लीवर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्प्लीन और लीवर है। हार्ट कहीं टच नहीं कर रहा है। जब बिना हार्ट को टच किए हुए 2 ऑर्गन के बीच वेन का ट्रांसपोर्ट हो, वेन का कनेक्शन हो, उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, और जिसके नाम पे वो पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया 51 पॉइंट्स है आपको, ये 51 पॉइंट्स को आप अच्छे से रटिए। इसी ढंग का रिवीजन पॉइंट हमारा बाकी सारे चैप्टर का भी होगा। थैंक यू सो मच।